नाड़ी क्या है? जैसे ग्रह पैदा है, सूर्य चंद्रमा मंगल ये ग्रह है ना, ऐसे ब्रह्मा जी के श्रीमुख से 150 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 150 कन्याओं के अपने नाम हैं, वसुधा, काला, कामिका, सुधा, शंकरी, शांकारी, ये नाम है। दुर्गा, दुर्भागा, है ना, पंकजा, ये नाम है। तो उन कन्याओं के 150 नाम हैं, और उन कन्याओं को 150 कन्याओं को कुंडली में स्थान दिया गया है। और उनका जो 30 डिग्री है, हमारी 30 डिग्री, इस 30 डिग्री पर 150 का डाइवर्जन किया गया, डिवाइड, जो मैंने पूना वाले एलिगेशन में सिखाया था कि नाड़ी को कुंडली पे कैसे बैठाल के फलित किया जाता है। उसके बाद लगभग 150 कॉलें मेरे पास आई थी, और सबने कहा कि ऑलरेडी सर हम 25 और 30 साल से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। केरल से कॉल आई थी, और पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और ये जो कैलकुलेशन बताया, ये ना हमारे गुरु ने आज तक हमको बताया, ना हमें पता। मैंने बताया कि 6 सेकंड के अंदर नाड़ी कैसे अपना फल बदलती है। मैंने तो फ्री ऐसे लाइव सिखाया, लाइव बताया सब कुछ। वहां पर 500 लोग देखने वाले, सीखने वाले थे। क्या, क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो विलुप्त हो जाएगी। तो वो जो नाड़ी है वही वास्तविक नाड़ी है, और उन्हीं का वास्तविक फलित है। उन सभी नाड़ियों का वास्तविक रूप से चंद्रकला नाड़ी में प्रयोग किया गया। वो 150 नाड़ियों का इस्तेमाल चंद्रकला नाड़ी के अंदर किया गया, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। हमारे पुराणों में, वेद ग्रंथ में 72 नाड़ी ग्रंथों की व्याख्या की गई है। इसमें से लगभग 60 नाड़ी ग्रंथों की व्याख्या चंद्रकला के अंदर थी। उस 60 नाड़ी ग्रंथ में लगभग 40,000 श्लोक थे। उस 40,000 श्लोक में, उस 40,000 श्लोक में से लगभग आप समझो कि आज की डेट में जो देव केरलम या चंद्रकला के नाम से पुस्तकें अवेलेबल हैं, उसमें लगभग 9,700 कुछ श्लोक बाकी है। बाकी कोई भी श्लोक नहीं है, ना उनकी व्याख्यान है, ना ट्रांसलेट किया गया है, ना डाटा कहीं अवेलेबल मेरे ना जानकारी में नहीं है। मे भी हो सकता कहीं हो तो हो, किसी के पास इंडिविजुअल कोई रखे हो। तो 150 नाड़ी का व्याख्यान चंद्रकला में था। जब चंद्रकला में केवल आधे से भी कम श्लोक बचे, 9,000 श्लोक मात्र बचे हैं, तो 9,000 श्लोकों के अंदर केवल मुश्किल से 70 नाड़ी का व्याख्यान है। लेकिन नाम सबके दिए हैं और आधार थोड़ा थोड़ा सबका दिया है। आपको केवल वो 9,000 श्लोक पढ़ करके 40,000 श्लोकों की व्याख्या करनी है। 9,000 श्लोकों की व्याख्या पढ़ के 40,000 श्लोकों की व्याख्या करनी है। मतलब वो जो 70 नाड़ियां हैं, उस 70 नाड़ी की व्याख्या सिद्धांत पढ़ के 150 नाड़ी का फलित समझना है। ये है चंद्रकला, और ये है वास्तविक नाड़ी। अब इस पुस्तक को पढ़ के मैंने 50 रिसर्च किए, मैं लिख दूं कि मैं अपने नाम से कोई भी पुस्तक बना दूं, छाप दूं, तो क्या वो नाड़ी ग्रंथ हो जाएगा? नाड़ी ग्रंथ नहीं है। नाड़ी क्या है? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। ध्रुव नाड़ी, जैसे 9 हमारे 7 ग्रह हैं, 7 ग्रहों की 7 नाड़ी ग्रंथ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, मंगल नाड़ी, शनि नाड़ी, शुक्र नाड़ी, ये ग्रंथ है। गुरु नाड़ी, बुध नाड़ी ग्रंथ है, ओरिजिनल ग्रंथ है। जयामुनि द्वारा लिखी गई जो नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी, वो है। चंद्रकला नाड़ी हुई, जिनके पहले भाग के लेखक अच्युत जी थे, दूसरे भाग के लेखक वेंकटेश जी थे। दोनों साधु थे, दोनों ऋषि थे, दोनों ब्राह्मण वंशज थे। ठीक है। उसके पहले भी जितनी भी नाड़ी, काक भुजंतर नाड़ी, जो असली नाड़ी है, विशिष्ट नाड़ी, विशिष्ट ऋषि थे, जो वशिष्ठ ऋषि थे उनके नाम पे नाड़ी। जो पुराने हमारे ऋषि रहे, भृगु नाड़ी, भृगु नंदी नहीं, भृगु नाड़ी, भृगु नाड़ी अलग कंटेंट। अब भृगु नाड़ी में क्या है, देखो, नॉर्थ इंडिया में कोई भी ग्रंथ है उसको संहिता कहा जाता है, और साउथ इंडिया में कोई भी ग्रंथ है उसको नाड़ी कहा जाता है। तो वो क्षेत्रवाद होने की वजह से यहाँ पे भृगु संहिता के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में सब जगह पढ़ाई जा रही है। और जो साउथ इंडियंस हैं वो भृगु नाड़ी के नाम से पढ़ते हैं। तो भृगु नाड़ी एक अलग कंटेंट है पूरा, भृगु नंदी नाड़ी एक्सपीरियंस है। दोनों में अंतर है। ओरिजिनल किताब में और उस किताब के कुछ पॉइंट निकाल करके कुछ नया बनाना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप जो सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बढ़िया तो पापा ही होंगे हमेशा, सामान्य सी बात है, जिसकी उत्पत्ति से इतने बच्चे पैदा हुए। मैं तो, ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की। अब हमसे पूछा जाए कि देश पांडे सबसे अच्छे हैं कि ब्रह्मा जी अच्छे हैं, तो आप बुद्धि का जवाब आप खुद दे दो। मैं अच्छा हूं कि ब्रह्मा जी अच्छे हैं? सामान्य बात है ना। कंफ्यूज था तो सर पूछ लिया ना, क्लियर हो गया था कि आगे से नहीं भटके। मेरा ही नहीं, कईयों का हो गया था।
पूछना चाहिए, बड़ा पूछेंगे नहीं तो लोगों को, समाज को वास्तविकता पता कैसे चलेगी। देखिए हाँ, भृगुनंदी नाड़ी डायरेक्शनल पैटर्न चार्ट पे काम करती है। उससे लाइफ के इवेंट निकालना आसान नहीं है। आपकी शादी, बच्चा, घर, गाड़ी की तारीख, महीना निकालना पड़े, नहीं निकाल पाओगे भृगुनंदी नाड़ी से। क्या निकाल सकते हो? आदमी किस दिशा में जाके काम करे तो अच्छा है, घर किस दिशा में बनाए वो बता देंगे, आपके जीवन का गोचर वो फलित कर देंगे, व्याख्यान कर देंगे, ग्रह आपको क्या फल दे रहे हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। पर घटनाओं पर भृगुनंदी नाड़ी रिजल्ट नहीं देती। कारण एक और है, राव गुरु जी ने कभी भी जीवन में दशाओं का, महादशाओं का इस्तेमाल किया ही नहीं पूरी लाइफ में। और भृगुनंदी नाड़ी में महादशा इस्तेमाल नहीं होती है। वहां वहीं से जब दशाओं का इस्तेमाल ही नहीं है तो दशा वाला चैप्टर तो वहीं क्लोज हो गया। चंद्रकला, वैसे भी लोग कहते हैं नाड़ी ग्रंथों में दशाओं का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण क्या है कि नाड़ी ग्रंथ वैदिक से हजारों साल पुराना है। जब नाड़ी ग्रंथ अवेलेबल थे, जब नाड़ी की उत्पत्ति हुई, तब वैदिक का आता ही पता नहीं थी, क्योंकि नाड़ी पहले बन चुकी थी। वैदिक बाद में डेवलप हुई। वैदिक जब डेवलप हुई तब दशाओं का विकास हुआ। जब दशाओं का विकास हुआ तो उस समय नाड़ी में दशा थी नहीं। तो अब जाकर के वैदिक ज्योतिष से निकाल कर नाड़ियों में दशा का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया गया। वो भी सभी नाड़ी के अंदर नहीं है, केवल चंद्रकला नाड़ी ने दशाओं का इस्तेमाल किया है। बाकी किसी नाड़ी ग्रंथ में दशाओं का इस्तेमाल नहीं है। सूर्य नाड़ी में दशाओं का इस्तेमाल नहीं है, चंद्र नाड़ी में दशाओं का इस्तेमाल नहीं है, गुरु नाड़ी में दशाओं का इस्तेमाल नहीं है। वहां मुख्य ग्रहों का व्यक्तिगत फल है, ग्रहों का ट्रांजेक्ट है, गोचर है, ये सारी पद्धतियां अवेलेबल है। चंद्रकला के अंदर भी जो नाड़ी के अंदर चंद्रकला नाड़ी में जो दशाएं इस्तेमाल की जाती है ना, वो ऐसे नहीं इस्तेमाल कर दी जाती कि विश्वोत्तरी दशा के आधार पर। वहां दशा इस्तेमाल की जाती है तारा चक्र के आधार, तारा चक्र के आधार पर वहां दशा चलती है। जैसे कि आपका जन्म हुआ मान लो किसी दशा में, ठीक है, तो मंगल की दशा में मान लो हुआ, ठीक है, या गुरु की दशा में मान लो, किसी भी दशा में गुरु की दशा में हुआ, ठीक है। तो हम जो विश्वोत्तरी दशा गिनते हैं वो पहली दशा को पहली दशा, फिर दूसरी दशा, तीसरी दशा, ऐसे काउंट करके फल लेते हैं। चंद्रकला में ऐसा नहीं होता। चंद्रकला में पहली दशा को जन्म दशा कहा जाता है, दूसरी दशा को संपत्ति की दशा कहा जाता है, तीसरी दशा को विपद की दशा कहा जाता है, चौथी दशा को क्षेम की दशा कहा जाता है, पांचवी दशा को प्रत्येरी की दशा कहा जाता है, छठी दशा को साधक की दशा कहा जाता है, सातवीं दशा को बद की दशा कहा जाता है, आठवीं दशा को मित्र की दशा कहा जाता है, और नौवीं दशा को अति मित्र की दशा कहा जाता है। उतना लंबा जीवन चलता ही नहीं है इंसान, क्योंकि 9 ही ग्रह हैं। एक बार दशा सब 9 ग्रहों की पूरी हुई, 120 साल विश्वोत्तरी के आधार पर पूरे हो गए। 120 साल के, हाँ, कोई व्यक्ति 120 साल के ऊपर अगर पैदा हो जाता है तो अभी वैदिक में पूछो कि एक आदमी सॉफ्टवेयर, दुनिया के सॉफ्टवेयर, पूरे वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर 120 साल तक ही महादशा देते हैं। आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे योग्य हो, शायद मेरे से गलती हो सकती है, हाँ बिल्कुल, मैं पूछूंगा आपके 1 मिनट। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ऐसा नॉलेज में हो आप लोगों के जो 120 साल के ऊपर की महादशा देता हो तो मुझे अवश्य बताएं। है कोई नॉलेज में है? अब बताइए परिणीति जी, बताइए। परिणीति जी आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए, कहिए जी। सर आप सर्वोत्तम भद्र भी पढ़ाते हो क्या? तो सर्वोत्तम भद्र से में आता है? नहीं, सर्वतो भद्र से, देखो सर्वतो भद्र नाड़ी का पार्ट नहीं है, पहले आप समझ, ठीक। सर्वतो भद्र वैदिक का पार्ट। और आप लोग नहीं जानते हो, 1537 में एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक के लेखक थे आचार्य नरपति, ठीक। आचार्य नरपति ने उस पुस्तक में सर्वतो भद्र का सबसे पहले व्याख्यान किया विस्तार से 1537 में। उसके बाद पुस्तकों में आने लगा। और मेरी अभी रिसर्च चल रही है, कुछ काम चल रहा है। मैं सर्वतो भद्र चक को नॉर्मल यूज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं उसको शेयर मार्केट पे ही लगा रहा हूँ। आने वाले दिनों में जल्दी ही मैं उस क्लास को लॉन्च करूंगा, जब सर्वतो भद्र से आप मार्केट रीड करोगे, शेयर मार्केट में कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, और उसके रिजल्ट आप सभी प्राप्त करेंगे। वेद देखा जाता है ना, वेद देखा जाता है उसमें, वेद अभी पंकज जी को एक दिन मैंने भेजा था फोटो, तो उन्होंने देखा था। वेद पद्धति से ग्रहों का भविष्य कथन है ना, उसको वेद ही कहा जाता है। वेद क्या चीज है? वेद क्या मतलब क्या है? वेद क्या है? बता, आप लोग में से कोई व्याख्या कर सकते हो वेद शब्द का मतलब क्या है?
या आध्यात्मिक राजधानी को। पर ये ना 30 नहीं 60 नहीं नहीं नहीं, वो चीज अलग है अर्पिया, जो आप लोग बता रहे 90 120 उनकी जो डिग्रियां होती है उसके हिसाब से वो एक हाँ सामने हाँ करता हाँ, है, एक ना साइड में ना करता ना है। ना, वेद वेद वेद, वा के ऊपर एक ही मात्रा, धीरज वाला धा, वेद। एक्सटेंड लंबा। वेद वेद। हाँ, वेद का व्याख्यान क्या है, देखिए वेद क्या है। वेद दा लगा देंगे तो वेद ग्रंथ हो जाएंगे, तो धर्म, वेद हो गया वो, जी है जी ना। जी। और वा के ऊपर एक ही मात्रा हटा देंगे तो वध हो जाए। हाँ, वेद। तो वध भी नहीं है, वेद भी नहीं है, वो वेद है। वेद क्या है? किसी भी चीज में जो किसी चीज भेदता का है। प्रवेश, सुनिए ध्यान से, किसी भी चीज जी, में किसी भी चीज का प्रवेश वेद कहलाता है। वेद, एंट्री, उसकी शुद्ध इंग्लिश है एंट्री, मतलब किसी में चीज, एक बड़े कंपाउंड के अंदर छोटा कंपाउंड इंटर करता है, इसका मतलब उसने वेद किया, उसके अंदर प्रवेश कर लिया और उसको आच्छादित कर दिया। इस मीन्स उसको पार करके अगर निकल गया तो वो उस क्राइटेरिया को पार कर गया, रेडियस को क्रॉस कर गया। वेद का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज में प्रवेश। अब सारे ग्रह हर राशि में प्रवेश करते हैं, ये उनका वेद है। सारे ग्रह नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं, कहीं टीवी चल रही है, बंद कर लीजिए थोड़ा सा। सारे ग्रह नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं, वो उनका वेद है। वेद का मतलब प्रवेश, तो वेद का मतलब प्रवेश हुआ, ठीक है। तो अब आप कहीं भी प्रवेश करते हैं तो वो वेद है। अब वेद का सिद्धांत इस आधार पर है कि ग्रहों का राशियों में प्रवेश, नक्षत्रों में प्रवेश, नक्षत्रों का राशियों में प्रवेश, इनके आधार पर जब वह फलित निकालते हैं तब वो कहता है वेद का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, मैं एक और लिंक आप लोगों को भेज देता हूं साथ के साथ, है ना? एक सेकंड लगेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई? आप पूछ रहे थे वेद, वेद क्या चीज है? किसी का प्रवेश। अब चलते हैं अपने विषय पर। अब हम हमारा मेन जो मुख्य विषय था नक्षत्रों का था। अगर आप में से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कुछ बातें, अगर कोई डाउट हो तो और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपना आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आज नक्षत्र के आधार पर। एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है? शादी होगी नहीं होगी, देर से होगी। बच्चा होगा नहीं होगा, देर से होगा। घर बनेगा नहीं बनेगा, देर से बनेगा। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, देर से लगेगी। सारी चीजें लगेगी तो अनस्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी। बिजनेस में सफल होंगे नहीं होंगे। 12 भाव के 12 प्रश्न। अब क्या कोई ऐसा फार्मूला हो सकता है, आप लोग गेस करो, कि एक फार्मूले से 12 भाव के रिजल्ट मिल जाए? ये काम नहीं होगा और ये काम होगा, एक सिंगल लाइन के फार्मूले से। गेस कर सकते हो आप लोग इस बात? हरप्रीत जी कुछ बताएंगे इसके बारे में? कुछ गेस कर सकते हैं? अंदाजा है? एक लाइन, सिर्फ एक लाइन का फार्मूला, 12 के 12 भाव का रिजल्ट, यस एंड नो, होगा नहीं होगा, देर से होगा, तीनों सवाल के जवाब एक ही फार्मूले से, और वो भी 12 के 12 भाव के। मतलब जिंदगी के किसी भी चीज का सवाल आप पूछोगे तो उसका परिणाम तुरंत आपको मिल जाएगा। ये काम होगा नहीं होगा, देर से। तो कॉपी पेन उठा ले, नोट कर ले, मैं बता देता हूं। बड़ा आसान सिद्धांत है और नक्षत्रों के आधार पर। 1 मिनट, कॉपी पेन उठाने दीजिए सर, 2 मिनट रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट क्या 4 मिनट, सब रात आपकी है, बैठा ही रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोगों में से मैं इसको लिखाता हूँ सिद्धांत को, फिर उसके बाद कोई कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिएगा।
क्योंकि ये जैसे भी आता है सबसे पहला, अरे सर शादी निकालना तो बता दिया आपने, बच्चा कराना बता दिया, घर बनाना बता दिया, सब बता दिया, अरे ये भी बताओ कि नहीं कब या न होगा तो कब, लेट होगा, डिले होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब क्या है, अब हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हर किसी को एस्ट्रोलॉजी का नाम नहीं, बहुत शुद्ध ज्ञान नहीं है, मतलब ऐसा विशुद्ध ज्ञान कि वो ग्रहों से, दृष्टियों से, राशियों से बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान करके जान सके कि भैया ये काम नहीं होगा। अगर इतना डीप नॉलेज होता तो एस्ट्रोलॉजी में इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। तो मैं जो सिद्धांत बता रहा हूं, जो मिला मिला के पढ़ लेते हैं ना, हिंदी अंग्रेजी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लिखना पढ़ना जानते हो, बस इतना काफी है। इतना अगर जान लेंगे तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। मतलब कुंडली खोली और सामने जो लिखा है अगर आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे संतान पति और पत्नी दोनों के भाग्य से होती है। सूत्र हमने लगाया, पत्नी के चार्ट में बोला संतान नहीं होनी है, लेकिन हो सकता पति के भाग्य में लिखी हो तो आज ना हो सकता 2 4 5 साल बाद हो जाए, हो सकता दूसरी पत्नी विवाह के उपरांत दूसरी पत्नी से संतान हो जाए, क्योंकि एक के भाग्य में नहीं है, हो सकता वो संतान गोद ले ले। तो ये कंडीशन होती है, इसलिए जो चीजें 2 या 3 लोग या 4 लोगों पर आधारित है ना, उसमें फिर क्या है, सबको ध्यान देना चाहिए, सबके बारे में जानना चाहिए, सबके बारे में देखना चाहिए, अपनी बात को मजबूत करने के, उसके रिजल्ट को सॉलिड करने के लिए। ठीक है। तो लिखिए, किसी भी हाउस का लॉर्ड, किसी भी भाव का भावेश, 12 के 12 भाव में किसी भी भाव का भावेश यदि केतु के नक्षत्र में चला जाता है, धीरे बोले, मतलब स्लो। किसी भी भाव का भावेश, किसी भी भाव का भावेश किसी भी भाव का भावेश यदि केतु के नक्षत्र में चला जाता है तो वह काम नहीं होता। वह काम नहीं होता। यदि राहु के नक्षत्र में चला जाता है, किसी भी भाव का भावेश यदि राहु के नक्षत्र में चला जाता है तो वह काम विवादों के बाद होता है। मतलब विवाद, झगड़ा या किसी समस्या के बाद तब वो काम होगा, सामान्य तौर पे नहीं हो पाएगा, उसमें विवाद और समस्या अवश्य आएंगे। तीसरा लेवल है, किसी भी भाव का भावेश यदि शनि के नक्षत्र में चला जाता है तो वह काम बहुत देर से होता है, उस काम में विलंब हो जाता है, देर से होता है। अब ये 12 के 12 भावों पर लागू, लेकिन कुछ चीजें हैं इसके अंदर, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिख लिया आप लोगों ने सबने? तो अब एक हो गया नहीं होगा, देर से होगा, और विवाद के बाद होगा या समस्याओं के बाद होगा। अब एक बात और है, जैसे मान लो कोई कर्म होगा, 10th भाव का स्वामी अगर 10th भाव का भावेश यदि केतु के नक्षत्र में चला जाए तो क्या वो जिंदगी भर कमाएगा ही नहीं या कर्म ही नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, वो जातक आलसी हो जाएगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा, वो आलसी रहेगा। अब हम 10th भाव को सिर्फ नहीं देख सकते, क्यों? आय का भाव दूसरा है और लाभ का भाव 11वां है, और जिस वर्क प्लेस पे हम काम करते हैं वो भाव 6ठा है। अगर आय का भावेश जो है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है, मतलब वो भावेश, वो अगर शुभ नक्षत्रों में है तो जहां तक आय करेगा, लेकिन केतु 10th के नक्षत्र में 10th भाव जाने की वजह से क्या होगा, उसकी आय में हमेशा अवरोध रहेगा, कभी छूट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी खुद छोड़ देगा, कभी बीमार पड़ जाएगा, कभी काम नहीं करेगा, कभी स्थान परिवर्तन हो जाएगा, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहेगा। लाभेश में अगर अच्छा है तो लाभ अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके कर्म
सर आपने जो भी बोला उसको थोड़ा सा दोबारा समझाते हुए रिपीट कर दे। हाँ, रिपीट करता हूं मैं कि अगर दसम भाव का स्वामी केतु, दसम भाव का भावेश अगर केतु के नक्षत्र में चला जाए, तो केतु के नक्षत्र में चला जाए तो सिद्धांत कहता है ना कि केतु के नक्षत्र में जो जातक नक्षत्र ग्रह जाता है वो भावेश वो कर्म नहीं करने देता, उस भाव का कर्म नहीं होता। लेकिन दसम भाव कर्म का है, तो कर्मेश अगर दसम केतु के नक्षत्र में चला गया तो क्या कर्म नहीं होंगे? कर्म होंगे। वो जातक आलसी हो जाएगा। अब कर्म से संबंध भी है, आय का है, कमाने का, नौकरी चाकरी का। अगर किसी को नौकरी चाकरी में दिक्कत है, देखिए मीटिंग हो सकता है मे भी चेंज करना पड़े, तो किसी को अगर आय में संबंधित समस्याएं ग्रस्त आ रही हैं तो वो आ सकती हैं, क्योंकि दसम भाव का स्वामी केतु में जाके नक्षत्र में चला गया। लेकिन दूसरे भाव का मतलब जो इनकम ऑफ सोर्सेज है, अगर उसका लॉर्ड किसी अच्छे ग्रह के नक्षत्र में हो तो वहां पर क्या होगा? आय होगी जातक की, वो दूसरा सेकंड हाउस अच्छा हो गया, लेकिन उसका कर्म अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी कहां चला गया? केतु के नक्षत्र में। समझ में आया? यहां तक समझ में आया?